हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ द 15th क्लास ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब आपने अच्छी तरह देख ली होगी। क्लास 14th तक हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनियन लेजिस्लेचर को स्टार्ट और कंप्लीट दोनों कर देंगे इसी एक लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। यूनियन लेजिस्लेचर बेसिकली आपका पार्लियामेंट हो जाता है। पार्लियामेंट यानी कि आपकी लॉ मेकिंग बॉडी, और इस लॉ मेकिंग बॉडी का कंपोजिशन क्या है, किस तरह से ये वर्क करती है, क्या क्या हाउसेस होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं इन हाउसेस के पास, और कितने टाइप्स के बिल होते हैं जो ये हाउसेस पास करते हैं। ऐसी कुछ जानकारी है जो जानना ज़रूरी है जब हम यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ते हैं। इसी के सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर भी ऐसे ही वर्क करता है। वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। यहाँ पे हमारे पास राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल होता है। यूनियन लेजिस्लेचर बेसिकली पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक ये यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट स्ट्रेच करता है। पार्लियामेंट या यूनियन लेजिस्लेचर की जब हम बात करें तो इसके अंदर आ जाती है आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है? पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी आते हैं एंड विथ प्रेसिडेंट आपके दो हाउसेस आ जाते हैं। कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा को हम हाउसेस ऑफ पीपल कहते हैं। के बारे सब कुछ हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे। राज्यसभा की क्या फंक्शनिंग है, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे अगर कोई बिल राज्यसभा से पास होना है तो वो कैसे होता है, सिमिलरली लोकसभा की क्या फंक्शनिंग है और क्या पावर्स है प्रेसिडेंट के पास, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या क्या पावर्स हैं या क्या क्या फंक्शनिंग्स है या क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो प्रेसिडेंट पे इंट्रस्ट की गई हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आज देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए आप आर्टिकल 79 पे। आर्टिकल 79 वही एक बात कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर क्या होंगे? प्रेसिडेंट होंगे और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। उसके बाद आर्टिकल 80 पे आ जाइए। आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये कही गई कि 12 पीपल विल बी नॉमिनेटेड बाय हु? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब ये जो 12 लोग हैं जो नॉमिनेट हो रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इनके पास क्या है कि इसके लिए आ जाओ क्लॉज 3 ये कहता है कि इनके पास क्या होना चाहिए? इनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 फील्ड्स में। कौन सी फील्ड्स हैं? सबसे पहली है लिटरेचर, सेकंड है साइंस, थर्ड इज आर्ट एंड फोर्थ है सोशल सर्विस। तो इन चारों में से किसी भी फील्ड का कोई बहुत अच्छा स्पेशल नॉलेज हो किसी के पास या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोगों में से कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा 12 पीपल को, एंड दीज 12 पीपल विल बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। Okay, moving forward we have another thing that states that there shall be 238 members. ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे? 238 मेंबर्स होंगे। ये स्टेट्स और यूटीज दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले, अलग अलग को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स होंगे। एंड ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, जितना भी आपके जो राज्यसभा में सीट्स को एलोकेट किया जा रहा है, ये कैसे फिल होगा? ये फिल होगा टू दी 4th शेड्यूल। जब हम 4th शेड्यूल को पढ़ते हैं, और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया है कि कैसे आपने पढ़ना है, तो शॉर्टकट के हिसाब से 4th शेड्यूल हम पढ़ते हैं ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे करके हम याद रखते हैं स्केड्यूल्स को, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो 4th शेड्यूल यहाँ आता है आर, और आर से मतलब है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो उसी के हिसाब से 4th शेड्यूल के हिसाब से ही जितनी भी सीट्स है वो एलोकेट होगी। तो आई होप आर्टिकल 80 आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज़ ये कि टोटली वहाँ पे 238 मेंबर्स होंगे जो कि स्टेट्स और यूटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो मेंबर्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन है, इनकी एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होंगी? 4th शेड्यूल के हिसाब से होंगे। सेकंड, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, और वो 12 मेंबर्स के पास क्या होना चाहिए? या तो कोई स्पेशल नॉलेज या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन फील्ड्स में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस की फील्ड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसी आर्टिकल में क्लॉज 4 ये कहता है कि जब इलेक्शन होगा, ठीक है, जो राज्यसभा में मेंबर्स को इलेक्ट किया जा रहा है वो कौन इलेक्ट करेंगे? दे विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि किसी भी स्टेट से अगर राज्यसभा के लिए किसी मेंबर को इलेक्ट करना है, 238 मेंबर्स है ना, अभी हमने पीछे देखा, तो 238 स्टेट्स और यूटीज में से मेंबर्स हैं। तो अगर मान लो किसी भी स्टेट के किसी मेंबर को हमें एज अ राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है, तो वो कौन करेंगे? उसी पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स विल इलेक्ट। और वो कैसे होगा? वो ऑब्वियसली हमारे पार्लियामेंट में एक ही सिस्टम चलता है, विच इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैंने अपनी पहली वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पे है उसमें से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल 81 पे। आर्टिकल 81 बात करता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल की, यानी कि लोकसभा की। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें ये मिलती है कि 530 मेंबर्स होंगे। 530 मेंबर्स क्या होंगे? डायरेक्ट इलेक्शन होगा इनका
फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, उस स्टेट में डिवाइड कर दी जाती है काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, वहाँ से लोग खड़े होते हैं, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड दे आर इलेक्टेड टू हाउस ऑफ पीपल। तो वो कितने मेंबर हैं? 530 मेंबर्स हैं। ये स्टेट की बात है, यहाँ पे यूटीज इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 20 मेंबर्स, इसके साथ 20 मेंबर्स जो हैं वो यूटीज से होंगे, है ना। सिमिलरली अलग अलग यूनियन टेरिटरीज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ से उठ के कौन आएगा? 20 मेंबर्स आएंगे टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी हाउस ऑफ पीपल। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? टोटल यहाँ पे हो गया 550 पीपल होंगे टोटल लोकसभा में आपके पास। और फिर उसके बाद यही बेसिक बात यहाँ पे की गई है कि जो रेशियो है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी स्टेट है और कोई छोटी स्टेट है, किसी बड़ी स्टेट की अलग पॉपुलेशन है, छोटी स्टेट की अलग पॉपुलेशन है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वहाँ से लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो जो सीट्स उन्हें मिल रही है वो लगभग सेम सीट्स हो। तो इसके लिए हम रेशो और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बड़ी स्टेट्स हैं अगर कोई जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल आर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दैट स्टेट and less from other states, so that will not create a balance. So accordingly we try that there is a balance between all the states and the representatives from those states, the seats allocated to them. Okay, यहाँ पे भी सब क्लॉज बी में भी यही लिखा है कि देखिए जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको ऐसे डिवाइड किया जाएगा जैसे कि उनकी जो पॉपुलेशन है इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू देम एज फार एज प्रैक्टिकल शैल बी मेड सेम थ्रू आउट द स्टेट। तो इसी हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी ऐसे ही डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 83 बोलता है कि ड्यूरेशन क्या होगा हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे पास राज्यसभा है, हमारे पास लोकसभा है, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। तो लोकसभा के मामले में सिंपल सा ड्यूरेशन है, दैट इज 5 ईयर्स। 5 साल बाद लोकसभा का हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के केस में क्या होता है? राज्यसभा एक है परमानेंट बॉडी आपकी, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। इसके जो मेंबर्स हैं इलेक्ट होते हैं 6 ईयर टर्म्स के लिए, 6 ईयर के टर्म के लिए वो इलेक्ट होते हैं। और जो मेंबर्स है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन नहीं होगा, ये एक परमानेंट बॉडी है। लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर्स शैल रिटायर एज सून एज मे बी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। और जो हमारे पास राज्यसभा है वो टोटली 6 ईयर के टर्म के लिए जो मेंबर्स हैं उन्हें 6 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। हर 2 साल में वी सी दैट 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर फ्रॉम राज्यसभा। और लोकसभा में जैसे कि अभी हमने देखा 5 ईयर्स का टोटल टर्म है, इससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो डिसॉल्व कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट। लोकसभा की 2 बातें याद रखो कि 5 ईयर्स का जैसे ही टर्म खत्म हो जाएगा और 5 ईयर्स का फर्स्ट मीटिंग जब होती है लोकसभा की, उससे 5 ईयर्स का टर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंड, लोकसभा इस पीरियड से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ और आर्टिकल 81 में याद रखो कि यहाँ पे एक प्रोविजन होता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एक प्रोविजन होता था आर्टिकल 81 में, जो कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था और 20 में अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो रिप्रेजेंटेशन अलाउ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बन जाता है। अब फिर से आ जाओ आर्टिकल 83 पे। आर्टिकल 83 ये बोलता है, उम्मीदी है, प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड में व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की बात नहीं हो रही। ये कहा जा रहा है कि मान लो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में है, ठीक है, तो क्या होगा? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इस पीरियड को 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन जैसे ही ये प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाता है, दिस प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट, उसके बाद 6 मंथ्स तक ही ये प्रोक्लेमेशन चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये प्रोवाइजो में दिया है आर्टिकल 83 के। अब आ जाइए आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 84 बेसिकली आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बताता है कि आपको अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहली चीज़, ही हैज़ टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्लॉज बी पे आ जाइए, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए आपकी एज 30 से ऊपर होनी चाहिए और लोकसभा में आपकी एज 25 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद देयर इज अदर सच क्वालिफिकेशंस जो कि प्रिस्क्राइब की जाए बाय पार्लियामेंट, ऐसी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो बेसिकली वी सॉ देयर आर 3 क्वालिफिकेशन। फर्स्ट इज दैट दिस पर्सन हैज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओथ वो किसे देगा? इलेक्शन कमीशन जो पर्सन को ऑथराइज करेगी उसे देगा। सेकेंडली, एज लिमिट की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 30 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए पर्सन, लोकसभा में 25 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए पर्सन। एंड थर्डली, अदर सच क्वालिफिकेशंस दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। ओके, लेट्स कम टू आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 ये कहता है कि द प्रेजिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्रेजिडेंट के पास ये पावर है, वो क्या कर सकते हैं? वो 3 चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले वो समन कर सकते हैं हाउसेस को,
और सेकंड है वो प्रोरोग कर सकते हैं, और थर्ड है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समन करने का बेसिकली मतलब होता है कि किसी को बुलाना, दैट टू कॉल समवन फॉर्मली, कि आप एक मीटिंग को अटेंड करें, एक सेशन को करें। तो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, दोनों हाउसेस को समन कर सकता है टू हैव अ मीटिंग, सो दैट दे कैन सिट एंड दे कैन हैव अ मीटिंग एट द सेम प्लेस एंड टाइम एज द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट। लेकिन प्रेसिडेंट को ये ध्यान में रखना है 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये ध्यान रखना है कि देयर शैल नॉट बी 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम, 6 मंथ्स का गैप पीरियड नहीं आना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग इन 1 सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें समझ में आता है दैट द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट शुड हैव अ सेशन एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, सेशन की बात कर ही रहे हैं तो सेशन कितने होते हैं? 3 सेशन होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है बजट सेशन, फिर होता है मॉनसून सेशन, और फिर होता है हमारा विंटर सेशन। ठीक है, 3 तरह के सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। उसके बाद सेकेंडली समझो कि प्रोरोग कर सकते हैं प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को। ठीक है, किसी भी हाउस को प्रोरोग किया जा सकता है। प्रोरोग का मतलब कि जितना भी हमारे पास जो भी चीज़ थी जिसे हमें डील करना था, जो भी क्वेश्चंस थे हाउसेस के सामने, वो सब अब खत्म होते हैं और हाउस की जो जितनी भी फंक्शनिंग है वो खत्म होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर डिसॉल्व करने का मतलब होता है बिल्कुल एंड ला देना। जैसे हाउस ऑफ पीपल को ही डिसॉल्व किया जा सकता है, तो लाइफ जो है हाउस ऑफ पीपल की उसे एंड कर दिया गया। इसके बाद हाउस ऑफ पीपल फिर से बनेगा और उसके लिए क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल 89 पे। आर्टिकल 89 ये कहता है कि देयर शैल बी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। चेयरमैन कौन होता है? हमने पहले भी ये देखा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या करती हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही एक पर्सन को चूज करती हैं जो कि काउंसिल में से ही होता है टू बी द डेप्यूटी चेयरमैन। आ जाइए आर्टिकल 93 पे, जहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल की बात की गई है। तो हाउस ऑफ पीपल ही चूज करता है 2 पर्सन्स को जो कि स्पीकर होंगे और डेप्यूटी स्पीकर होंगे। जब भी डेप्यूटी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देना है तो वो इन राइटिंग चेयरमैन को रेजिग्नेशन देंगे। जब भी डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है वो इन राइटिंग स्पीकर को क्या देंगे? रेजिग्नेशन देंगे। और जब भी स्पीकर को रेजिग्नेशन अपना देना है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 ये कहता है कि कोई भी मेंबर है ईदर ऑफ द हाउस का, कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट, दैट पर्सन विल गिव ओथ एंड अफर्मेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 100, अब आ जाओ आर्टिकल 100 पे। आर्टिकल 100 बेसिकली वोटिंग की बात करता है कि मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई XYZ क्वेश्चन है जो हाउसेस के सामने, किसी भी हाउस के सामने आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी? मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग होगी। मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग किसकी होगी? ऑल द मेंबर्स की नहीं होंगी। ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे मेंबर्स की मेजॉरिटी होगी। जहाँ पे ये नहीं लिखा जाता कि मेजॉरिटी किस टाइप की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सिंपल मेजॉरिटी है, ना कि कोई स्पेशल मेजॉरिटी। सेकेंडली यहाँ पे लिखा है कि चेयरमैन और स्पीकर, चेयरमैन अगर राज्यसभा की बात हो रही है और अगर लोकसभा की बात हो रही है तो स्पीकर, they will not participate in voting any question that has arisen. Let's say XYZ question has arisen, so only members present and voting will vote, not chairman and speaker. But if there is something which is known as equality of votes, then chairman and speaker have the right to vote, to cast their vote. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, chairman और speaker or person acting as such shall not vote in the first instance but shall have an exercise a casting vote in the case of equality of votes. उसके बाद एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कोरम के बारे में। यानी कि किसी भी हाउस को अगर उसकी मीटिंग करनी है तो उसका जो मिनिमम कोरम है, यानी कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो कि प्रेजेंट है उस टाइम पे मीटिंग करने के लिए, दे शुड बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। टोटल मेंबर्स जितने भी हैं उसके 1/10 मेंबर्स होने चाहिए। दैट इज़ दी एलिजिबल कोरम जिसके बाद ही मीटिंग हो सकती है। अगर इतने लोग नहीं बैठे हैं तो हम मीटिंग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है दैट इफ देयर इज नो कोरम इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच ईदर टू एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज कोरम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आर्टिकल 102 दैट टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। तो ये आर्टिकल बेसिकली ये बताता है कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ मेंबर ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड। फर्स्ट कंडीशन इज इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई पर्सन होल्ड करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक बात ही आ जाती है कि बहुत सारा हम ये सुनते रहते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड करेगा तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लेकिन
दिस टर्म, दिस फ्रेज इज नॉट हैविंग एनी मीनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कैन फाइंड। तो इसके लिए हमारे पास ये केस आया था विच इज़ जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था हमारे पास। इस केस में 2006 का केस था। जया बच्चन, शी इज़ अ फेमस एक्ट्रेस, और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये यूपी के किसी फिल्म बोर्ड था कुछ, वहाँ पे इनको चेयरमैन बनाया हुआ था एंड शी वॉज ऑल्सो इलेक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पे इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस पूरे केस में बेसिकली ये हुआ था कि जया बच्चन एक ऑफिस होल्ड कर रही थी, उस ऑफिस के कुछ पेक्यूनरी बेनिफिट्स थे, ठीक है, पेक्यूनरी गेन या फिर बेनिफिट्स थे। अब ये पेक्यूनरी गेन मॉनिटरी भी हो सकते हैं या फिर ये कुछ पर्क्स या कुछ अलाउंसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स थे, तो वहाँ पे ये कोर्ट के पास ये मामला गया और जया बच्चन ने आर्गूमेंट रखा कि भले ही ये गेन्स हैं लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनी सैलरी। ये सब गेन्स ऑफिस के साथ एलिजिबल ज़रूर है बट मैं कोई सैलरी या कोई पर्क ले नहीं रही हूँ इसमें से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे मैटर नहीं कर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट सैलरी और नॉट, मैटर ये करता है कि उस ऑफिस पर ये सैलरी एलिजिबल है कि नहीं। यानी कि कोई एक ऑफिस है जिसकी एक पोस्ट है और उस पर आपको ये सैलरी मिलनी है, ये पर्क्स मिलने हैं, तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली हमको इससे ये समझ में आया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर ऐसा कोई भी ऑफिस जहाँ से आपको कोई पेक्यूनरी प्रॉफिट या पेक्यूनरी गेन हो रहा है जो कि कोई पर्क्स एंड अलाउंसेस के मैनर में भी हो सकता है, दैट इज टू बी एनी पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस इज टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंडली, वो पर्सन अनसाउंड माइंड का हो, और अनसाउंड माइंड कैसे हो, डिक्लेयर कर दिया गया हो बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। उसके बाद दैट पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर दैट पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वॉलंटरीली उसने सिटीजन ऑफ इंडिया को छोड़ के किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लिया है, और या फिर इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये कुछ 5 तरह की हमारे पास कैटेगरीज आ गई जिससे अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आर्टिकल 107 दैट टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, देखो बिल अलग अलग प्रकार के होते हैं और यहाँ पे ये लिखा है कि मनी बिल और फिनेंशियल बिल को अगर हम छोड़ दें, का बिल है वो ओरिजिनेट हो सकता है इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिल को ओरिजिनेट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉज 3 में कहा गया है कि कोई बिल है वो पेंडिंग है, मान लो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, और प्रोरोगेशन हो जा रहा है किसी भी हाउस का। प्रोरोगेशन अभी मैंने बताया क्या होता है, ठीक है, जो भी डीलिंग्स है ऑफ द हाउस को उसे हम एक एंड पे ले आते हैं। तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो फिर क्या होगा, कोई भी जो बिल है वो लैप्स नहीं करेगा ऐसी कंडीशन में। और फिर क्लॉज 4 में ये कहा गया है, ठीक है, क्लॉज 4 में हमारे पास ये कहा गया है कि मान लीजिए ऐसा कोई बिल है विच इज़ पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में वो पेंडिंग है और वो लोकसभा में अभी तक पहुंचा नहीं है ना, लोकसभा ने उसे पास नहीं किया है। तो अगर ऐसा हो कि लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा क्या हो गई, यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, तो क्या बिल लैप्स कर जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में बिल लैप्स नहीं करेगा। उसके बाद 5th क्लॉज में कहा है कि मान लीजिए कोई बिल है जो कि लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो लैप्स कर जाएगा बिल, तो जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा। ऐसा कोई बिल जो कि लोकसभा ने पास करके राज्यसभा में दिया है और राज्यसभा में अभी वो बिल पेंडिंग है, ऐसी कंडीशन में भी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो बिल जो है वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ गई है। 4 तरह की कंडीशन है। सबसे पहली फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली, अगर कोई बिल है जो कि किसी भी हाउस में पेंडिंग है लेकिन अगर वहाँ पे क्या हो जाए, प्रोरोगेशन हो जाए ऑफ हाउसेस, तो ऐसा बिल लैप्स नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगर कोई बिल है जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है और लोकसभा वहाँ पे क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसा बिल लैप्स नहीं करेगा। फिर कोई बिल है जो कि लोकसभा में पेंडिंग है या फिर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पेंडिंग है, ऐसे दोनों कंडीशंस में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो दैट बिल विल स्टैंड टू बी लैप्स्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आर्टिकल 108 जो कि आर्टिकल है जॉइंट सिटिंग का। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल है। इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई बिल पास होता है, ठीक है, मान लो कोई बिल है जो कि किसी एक हाउस से पास हो गया है और दूसरे हाउस में गया है, ठीक है, ट्रांसमिट कर दिया गया है दूसरे हाउस में। ऐसे में क्या होता है, अगर इस बिल को जो दूसरा हाउस है, ये हाउस अगर इस बिल को या तो रिजेक्ट कर दे, ठीक है, रिजेक्टेड, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। भी अमेंडमेंट्स की अगर बात की गई और इन अमेंडमेंट्स पे दोनों के हाउसेस ने बोल दिया कि हम इन अमेंडमेंट्स को अप्लाई नहीं करेंगे और डिसएग्री कर दिया इन अमेंडमेंट्स को करने के लिए बिल में, या फिर ऐसा हो जाए कि 6 मंथ्स हो जाए, ठीक है, इस हाउस के पास बिल आ गया है लेकिन 6 मंथ्स हो गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है
और पास भी नहीं किया है बिल को, कुछ नहीं किया है, बस वो 6 मंथ्स तक पड़ा है उसी बिल में। ऐसी कंडीशंस में ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि बिल जो है वो इसलिए इलैप्स ना हुआ हो कि जो हाउस ऑफ पीपल है वो डिसॉल्व हो गया हो। हमने पीछे कंडीशंस देखी कि कब कब हाउस ऑफ पीपल के डिसॉल्व होने पर कोई एक बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। तो ऐसी ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को हम साइड रख दें तो ये जो 3 कंडीशंस हैं इनमें अगर कोई भी बिल है जो कि ट्रांसमिट कर दिया दूसरे हाउस में और ये सब 3 कंडीशंस के अंडर फॉल कर रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग काहे के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। लेकिन आपको याद रखना है कि मनी बिल के कंडीशन में, अगर हम मनी बिल का केस देखें, वहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 109 जो कि मनी बिल के प्रोसीजर की बात करता है, आर्टिकल 110 हमारा मनी बिल की बात करता है। उनको ये कहता है कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, कहाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं, या ऐसा कुछ भी क्वेश्चन मनी बिल के ऊपर उठता है, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, फाइनल डिसीजन होगा स्पीकर का। कोई भी मनी बिल, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर अ मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, उसे ट्रांसमिट किया जाएगा कहाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि वो अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं इस पर। उसके बाद 14 डेज के बाद जो बिल है वो रिटर्न हो जाएगा हाउस ऑफ पीपल को, और अगर कोई रिकमेंडेशंस की हैं तो ठीक है, तो हाउस ऑफ पीपल या तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 14 डेज तक ये जो बिल दिया हुआ है ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने रिटर्न नहीं किया लोकसभा को, ऐसे केस में हम ये मानेंगे कि जो बिल है जो भले ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पड़ा है, इट हैज़ बीन पास्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड विच इज 14 डेज इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल। जिस फॉर्म में हाउस ऑफ पीपल ने इस बिल को ट्रांसमिट किया था राज्यसभा में, उसी फॉर्म में हम मानेंगे कि ये बिल पास हो गया है। उसके बाद अभी हमने बिल्स की बात की, तो बिल 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। सबसे पहला बिल होता है ऑर्डिनरी बिल, जो कि किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है मनी बिल, और हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है फाइनेंशियल बिल की। ये जो 2 टाइप के बिल हैं ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ओरिजिनेट नहीं हो सकते। एंड द फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। और भी टाइप्स के बिल होते हैं, लेकिन मेजरली अगर हम कैटेगराइज करें बिल्स को तो दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, देन इज मनी बिल, एंड देन इज फाइनेंशियल बिल, एंड देन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल और फाइनेंशियल बिल सेम चीज नहीं है, देयर सिमिलैरिटीज, बोथ ऑफ देम टॉक अबाउट मनी रिलेटेड मैटर्स, बट देयर आर ऑल्सो सम डिससिमिलैरिटीज बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ बिल्स। ओके, आर्टिकल 111 पे आते हैं और ये देखते हैं कि ये जो बिल है, कभी भी कोई भी बिल लॉ बनता है उससे पहले क्या होता है, कोई भी बिल लॉ या एक्ट बनता है उससे पहले हम प्रेसिडेंट को ये बिल देते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, 3 टाइप की पावर होती है। सबसे पहली चीज़ कि या तो प्रेसिडेंट असेंट कर दे उस बिल पे, सेकंड या तो प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर ले अपना असेंट, और थर्ड है या तो प्रेसिडेंट रिटर्न कर दे उस बिल को। ये जो थर्ड कैटेगरी है ये तभी हो सकती है जब जो बिल है वो मनी बिल ना हो, यानी कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता बिल को। तो असेंट कर दिया तो बिल सिंपली लॉ बन गया, विथहोल्ड कर दिया असेंट तो उन्होंने विथहोल्ड करके रखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी टाइम पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है कि कितने टाइम तक प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड द बिल। और थर्ड है रिटर्न कर दिया। अब अगर प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न द बिल, ने कहा किसी भी हाउस को रिटर्न किया और बोला कि आप रिकन्सिडर करिए इस बिल को, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको अमेंडमेंट लाना ही है जो रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने बिल भेजा है उस पर। तो या तो विद या फिर विदाउट अमेंडमेंट, विद या फिर विदाउट अमेंडमेंट आप फिर से प्रेसिडेंट को पास करेंगे ये बिल, और प्रेसिडेंट उस टाइम पे विथहोल्ड नहीं कर सकते अपने असेंट को, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा। देन इज आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और इसी को हम बजट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि एक पूरे साल में जितना भी एक्सपेंडिचर होने वाला है और जो भी अलग अलग चीज़ें होने वाली है मनी से रिलेटेड, वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर ही हैज़ टू ले बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो आर्टिकल 112 बेसिकली बात करता है आपकी बजट की, जो बजट आता है ना वो आर्टिकल 112 के अंदर आता है। उसके बाद आगे आ जाओ आर्टिकल 120 पे। यहाँ पे कहा है कि लैंग्वेज क्या होने वाली है पार्लियामेंट की, तो या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल नहीं है तो वो चेयरमैन या फिर स्पीकर की परमिशन लेके अपनी मदर टंग को भी यूज़ कर सकता है पार्लियामेंट की लैंग्वेज के हिसाब से। उसके बाद आर्टिकल 121 ये कहता है कि कोई भी डिस्कशन
बेसिकली आर्टिकल 121 और 122 क्या कहता है, ये दोनों को साथ में देख लेते हैं। आर्टिकल 121 ये कहता है कि जज के कंडक्ट पर, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। But it can happen only in one condition, which is except upon a motion for presenting an address to the president praying for the removal of the judge। तो removal of judge के लिए जब भी मोशन पास होगा तब डिस्कशन किया जा सकता है, वरना अदरवाइज किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। और सिमिलरली आर्टिकल 122 ये कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, विच इज आर्टिकल 123, दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये कहा है कि जब भी दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है, तो इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट वन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं कि उन्हें प्रोमलगेट करना पड़ेगा कोई ऑर्डिनेंस को, तो वो कर सकते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस है इसे सेम मानेंगे हम एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका जो फोर्स एंड इफेक्ट है वो सेम रहेगा एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड इज दैट दिस ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही दोनों हाउसेज ऑपरेशन में आ जाते हैं तो shall be laid before both houses of parliament and shall cease to operate after the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament। यानी कि बोथ हाउसेस सेशन में नहीं थे, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, जैसे ही दोनों हाउसेस सेशन में आए प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो दोनों हाउसेस के सामने इस ऑर्डिनेंस को ले करे। एंड द थर्ड थिंग इज कि जैसे ही दोनों हाउसेस सेशन में आ गए हैं उसके 6 वीक्स तक ही ये ऑर्डिनेंस चल सकता है, उसके बाद इट विल सीज टू ऑपरेट। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे 4 चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। सेकेंड इज हाउस सेशन में आ गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट हैज़ टू ले बिफोर बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दी ऑर्डिनेंस को ले करेंगे। थर्ड इज कि जैसे ही हाउस सेशन में आया है इसके 6 वीक्स के अंदर जो हमारा ऑर्डिनेंस है दैट विल सीज टू ऑपरेट। ओके, 6 वीक्स के अंदर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा इस ऑर्डिनेंस का। एंड देन इज कि इस 6 वीक से पहले भी ये चीज़ हो सकती है अगर एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाए बाय बोथ द हाउसेस जहाँ पे इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव किया गया है, तो ऐसे रेजोल्यूशन के कारण भी दिस ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट। उसके बाद ये कहा गया, 5th कंडीशन ये दे दी गई कि प्रेसिडेंट चाहे तो एट एनी टाइम इस ऑर्डिनेंस को विदड्रॉ कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको इस 6 कंडीशन से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनेंस कब निकलेगा, कब वो सीज हो जाएगा, कब उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस निकलता है जो कि पार्लियामेंट की पावर से बाहर है, यानी कि कुछ पार्लियामेंट का कुछ एक स्कोप है, उसके बाहर जाके पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, तो ऐसी कॉम्पिटेंस के बाहर है अगर वो ऑर्डिनेंस, तो वो ऑर्डिनेंस वॉइड कहलाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। यूनियन लेजिस्लेचर का सारा पार्ट हमने जितना भी इंपॉर्टेंट है वो आज की क्लास में डील कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर। टेक केयर एंड बाय बाय।